हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने केवाईसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। केवाईसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब आया केवाईसी और क्यों मैंडेटरी है केवाईसी हमारे बैंक अकाउंट में, और विदाउट केवाईसी का क्या बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा होगा कि नहीं होगा, ये सारे डिटेल में डिस्कशन हम वीडियो के अंत तक करेंगे। दोस्तों, जितना भी केवाईसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों आइए चलिए हम मूव करते हैं केवाईसी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म जो दोस्तों होता है, नो योर कस्टमर। आइए हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिस्कशन करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले फुल फॉर्म जो होता है इसका, नो योर कस्टमर। और केवाईसी कब आया, क्या है केवाईसी? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है। ठीक, आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है। जैसे जब कोई फैमिली है और उसके पापा हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे दादाजी होते हैं मालिक, वैसे ही आरबीआई सभी बैंकों का मालिक है। तो आरबीआई ने कहा भाई बैंकों से, आरबीआई ने कहा सभी बैंकों से कि भाई सुनो बैंक वालों, अब जितना भी कस्टमर आपके सामने आए बैंक अकाउंट ओपन करवाने, आप सबसे पहले उनका केवाईसी लीजिए। ठीक, केवाईसी जरूरी है, मैंडेटरी है केवाईसी। ठीक, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। चलिए भाई ठीक है, अगर केवाईसी नहीं है तो क्या हमारा बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा? देखिए कैसे, अभी हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले केवाईसी कब आया? केवाईसी जब इंट्रोडक्शन कब आया इसका, केवाईसी हमारे 2002 में आया, 2002 में आया। केवाईसी सबसे पहले कब आया? 2002 में। ठीक, और एक क्वेश्चन और बनता है हमारे एग्जाम में कि केवाईसी डे कब मनाया जाता है? केवाईसी डे कब होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त। फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त। देखिए फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त का मतलब क्या हुआ? देखिए अगर मान लो अगस्त में पहला दिन संडे पड़ गया, संडे को तो छुट्टी होता है, तो वो काउंट नहीं होगा इस वर्किंग डे में। मंडे आएगा मान लो, तो वो इसका मतलब ही यही है कि फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त के मंथ में वर्किंग डे, जिस दिन फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन केवाईसी डे मनाया जाता है। केवाईसी डे, ठीक, केवाईसी डे। और सुनिए दोस्तों, और ये केवाईसी जो है किस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा आया था? केवाईसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35 सब सेक्शन ए में आया था। अगर पूछे कि बैंकिंग केवाईसी किस एक्ट के तहत आता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35 सब सेक्शन ए के तहत आता है। और दोस्तों, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी होता है? केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद दूसरा जो होता है
प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस जो केवाईसी में देना होता है हमें, जिससे बैंक अकाउंट जब ओपन कराते हैं हमें, तो केवाईसी में देना होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड में देना होता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसमें आपका फोटो भी हो और उसमें आपका एड्रेस भी हो, सारी चीज पता होना चाहिए। ठीक। और दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि जो अब क्या ये पता है कि केवाईसी किन व्यक्ति को, देखो व्यक्ति जो हमारे बैंक अकाउंट जब ओपन होता है तो व्यक्ति जो हम लोग कस्टमर के रूप में बैंक में जाते हैं, तो कस्टमर जो है वो 3 तरह के होते हैं। जो हमारे कस्टमर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक तो हमारे होते हैं लो रिस्क कस्टमर। दूसरा होता है मीडियम रिस्क कस्टमर। और तीसरा होता है हाई रिस्क कस्टमर। देखिए दोस्तों 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो होते हैं लो रिस्क कस्टमर, एक होते हैं मीडियम रिस्क कस्टमर और तीसरा होता है हाई रिस्क कस्टमर। तो दोस्तों ये जो हमारा मीडियम मैंने आपको बताया, ये हमने जो आपको बताया ये चीजें आपको इधर में बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया एक तो हमारा होता है लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और मैंने तीसरा बताया हाई रिस्क कस्टमर। ठीक, ये 3 तरह के होते हैं। तो आप ध्यान देना दोस्तों, जो व्यक्ति जैसे लो रिस्क में कौन कौन से आते हैं, जैसे सैलरी पर्सन हो गए, सैलरी पर्सन, हाउस, छोटा मोटा बिजनेस हो गया, छोटा मोटा बिजनेस, ये सब आते हैं लो रिस्क कस्टमर में। और मीडियम रिस्क कस्टमर में कौन से आते हैं, जैसे कारपोरेट हो गए और इंडस्ट्रीज हो गया, कारपोरेट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया। और हाई रिस्क में कौन से आते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, ट्रस्ट हो गए, ये सब आते हैं हाई रिस्क में। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई कहे कि हाई रिस्क में केवाईसी कितने साल में अपडेट कराना होता है। केवाईसी कोई पूछे कि लो रिस्क वाले व्यक्ति को केवाईसी कितने साल में अपडेट करवानी पड़ती है, तो ये ध्यान देना, जो लो व्यक्ति का केवाईसी होता है उसे 10 साल में 10 इयर्स में अपडेट कराना होता है। ठीक, जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं बैंक में, उन्हें 10 साल बाद अपना केवाईसी अपडेट करानी होती है। और अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है वो, तो 8 साल बाद, 8 इयर्स। अगर वो हाई रिस्क कस्टमर है तो उसे 2 साल बाद, 2 इयर्स बाद अपना केवाईसी अपडेट कराना पड़ता है। ठीक, उसे 2 साल बाद अपना केवाईसी अपडेट होता है, उसका केवाईसी अपडेट किया जाएगा। अब दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने अकाउंट से, जितना भी ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट से करते हैं, हर 15 दिन बाद आपका एक रिपोर्ट तैयार होता है कि कितना आपने लेन देन किया है। 15 दिनों में एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट का नाम है CTST। उस रिपोर्ट का नाम होता है CTR। उस रिपोर्ट का नाम है CTR। CTR क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों,
CTR जो होता है हमारा, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये क्या चीज है। जो CTR है ये होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक, हर 15 दिन बाद एक मंथ में हर 15 दिन में आपका CTR बनता है। हर एक मंथ में जो भी हमारा 15 दिन में लेन देन होता है उसका CTR रिपोर्ट मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार होता है, कितना लेन देन आपका होता है। ठीक, ये होता है CTR। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हमारे मेंस एग्जाम में चाहे जो IBPS हो, RRB हो या SBI हो, कोई भी एग्जाम जब होता है तो मेंस के एग्जाम में कभी कभी CTR का फुल फॉर्म हमें पूछा जाता है। तो CTR का फुल फॉर्म होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये 15 दिन में आपका रिपोर्ट बनता है, कितना आपने ट्रांजैक्शन किया है, ये रिपोर्ट तैयार होता है। और दोस्तों KYC का क्या ऑब्जेक्टिव था, KYC को क्यों मैंडेटरी किया गया, क्या ऑब्जेक्टिव था KYC लाना, और नहीं होता तो क्या होता, क्या हमारे अकाउंट में ओपन होता। तो दोस्तों KYC जो होता है, ये KYC का ऑब्जेक्टिव क्या था KYC का ऑब्जेक्टिव जो था टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, काले धन को वैध धन से बचाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था KYC को ले आना। ठीक, मैंने क्या कहा कि टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने से बचाया जा सके, भैया यही होता है इसका ऑब्जेक्टिव। और दोस्तों चाहे IBPS हो, चाहे SBI हो, चाहे RRB हो, इस एक पॉइंट और आता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अबव 10 लाख से अबव अगर विदेश में ट्रांजैक्शन करता है, अगर विदेश में 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिपोर्ट अलग बनता है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए। एक है STR, कभी पूछ लेता है STR का फुल फॉर्म। तो जो व्यक्ति 10 लाख से अबव का ट्रांजैक्शन करता है, जो व्यक्ति 10 लाख से अबव का ट्रांजैक्शन करता है तो उसका जो ट्रांजैक्शन जो उसका रिपोर्ट बनता है उसका फुल फॉर्म है सस्पेशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पेशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनता है। उसके बाद ये रिपोर्ट बनके तैयार होता है तो ये रिपोर्ट हमारा एक संस्था है जो उसका नाम है FIU करके, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, ग्लोबली जो फैला हुआ है, उसको ये सूचना देता है, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। FIU का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे उसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसको जाके रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसका जांच पड़ताल जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों कि CTR क्या होता है। हर 15 दिन बाद हमारे अकाउंट का एक रिपोर्ट बनता है, हर 15 दिन बाद एक रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अबव का ट्रांजैक्शन विदेशों में करता है तो उसका एक अलग से रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को STR बोलते हैं, सस्पेशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। उस रिपोर्ट को हम किसके थ्रू पहुंचाते हैं, किसके माध्यम किसको भेजते हैं, FIU को। FIU का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट।
ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, आप एक चीज का मैंने और शुरू में डिस्कशन किया था कि इस क्या अगर केवाईसी नहीं है तो अपना हम बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। उसका भी हमारे सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आरबीआई ने उसका भी प्रावधान खोजा कि अगर नहीं किसी व्यक्ति के पास अगर केवाईसी है, अगर किसी व्यक्ति के पास केवाईसी नहीं है तो क्या करेगा? तो उसका जो अकाउंट होता था, स्मॉल अकाउंट होता था, स्मॉल अकाउंट होता था, स्मॉल अकाउंट होता था। क्या था स्मॉल अकाउंट में, क्या उसके लिए कंडीशन था दोस्तों? क्या क्या कंडीशन था, ये सारे डिटेल्स में डिस्कशन देखो हम करते हैं वन बाय वन। ये जो स्मॉल अकाउंट था 1 ईयर के लिए वैलिड होता था, 1 ईयर के लिए वैलिड होता था, 1 ईयर के लिए वैलिड होता था। और दोस्तों जो इसका मैक्सिमम इसमें ट्रांजेक्शन जो कर सकते थे आप, इसमें क्रेडिट कर सकते थे, वो 50,000 था, 50,000 था। 50 मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो इसमें होता था 50,000 था। और दोस्तों एक मंथ में, 1 मंथ में आप 10,000 आप डेबिट कर सकते थे। एक महीने में आप केवल 10,000 निकाल सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। और दोस्तों जो इसका लिमिट था मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम लिमिट था जो 1 ईयर के लिए, वो था 1 लाख। 1 लाख था मैक्सिमम इसका लिमिट। आई होप ये सारे जो जिसके पास केवाईसी, मान लो उसका एड्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, उसका आइडेंटिटी नहीं था, तो वो व्यक्ति खुला सकता है, उसका वैलिड था। गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट जो थे और आरबीआई के थ्रू गाइडलाइन दिया गया कि 1 ईयर के लिए वैलिड होगा अकाउंट, 50,000 में आप क्रेडिट कर सकते हैं। और उसको जब आप निकालना होगा तो आपको 10,000 एक महीने में केवल 10,000 ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महीने में 10,000 फिर एक महीने में 10,000 निकाले, नहीं। वो जब तक आपका 50,000 वो लिमिट खत्म नहीं हो जाता तब तक आप उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते थे। मतलब 10,000 से एक महीने में केवल 10,000 ही निकाल सकते थे। उसके बाद जब ये 50,000 का लिमिट खत्म होता था तब 1 लाख, फिर आप 50,000 उसमें क्रेडिट करके फिर 10,000 आप करके 1 लाख, जब एक साल में 1 लाख हो जाता, उससे ज्यादा आप निकाल ही नहीं पाते। यही था स्मॉल अकाउंट। आई होप दोस्तों जितना भी केवाईसी के बारे में डिस्कशन किया आपके सामने वो आपको क्लियर होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।